हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन बी क्लास 11 मैथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ये मॉडल पेपर है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक हम कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है MISSISSIPPI शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न कर्मचियों में से कितनों में चारों एस एक साथ नहीं आते। सबसे पहले देखो, इन सारे आपको अक्षर को लेना है और कुछ शब्द बनाना है, और ऐसे शब्द बनाना है, ऐसे कितने शब्द बनाना है जिसमें चार एस एक साथ नहीं आती हो। सबसे पहले समझो, यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर अक्षर जो दिख रहा है वो सारे रिपीट हो रहे हैं, तो उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस है, बताते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या है, एम केटो है, तो यहाँ पर देखा जाए तो एम यहाँ पर एक है। आई देखा जाए तो केटो है, तो 1 2 3 4, यानी आई आपका 4 ठो है। उसके बाद एस केटो है, तो एस जो आपका ये भी 4 ठो है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम पी देखते हैं, वो केटो है, तो पी यहाँ पर 2 ठो है। तो 4 2 6 4 10 11, टोटल 11 अक्षर है। ठीक, समझो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सभी अक्षरों को लेकर बने शब्दों की कुल संख्या। ठीक, अब देखो, सभी अक्षरों को लेकर बनने शब्दों की कुल संख्या, सभी अक्षर लेना है, टोटल कितना इसमें अक्षर है, तो 1 2 11 हो गया। तो सिंपली इसका तरीका क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या अक्षर रिपीट हो रहे हैं, तो इसका क्या तरीका है, सबसे पहले समझो। टोटल सभी अक्षरों को लेकर शब्दों की कुल संख्या निकालने का तरीका देखो। सबसे पहले देखो, यहाँ पर टोटल लेटर्स कितने हैं, 11 लेटर्स हैं, यानी 11 अक्षर है, तो 11 फैक्टोरियल, फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो क्लियर तरीके से समझो, ये जो m है, m केठो है, यहाँ पर रिपीट जो हो रहे हैं वो केठो, कौन लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो एस 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 एस, ये लेटर रिपीट हो रहे हैं। कितने बार रिपीट हो रहे हैं, तो 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल नीचे लिखना है, मल्टीप्लाई। फिर देखो यहाँ पर आई के बार रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद पी देखो के बार रिपीट हो रहे हैं, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। और m अगर 1 लिखते हो तो 1 फैक्टोरियल मतलब 1, इसलिए नहीं लिख रहे। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो 11 फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, 11 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, इसको यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं आप 4 फैक्टोरियल में। ठीक, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 11 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करना, इसको आगे सॉल्व जब करोगे तो देखो, 4 2 जा 8, ये कट जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा, और 2 2 ख़त्म हो जाएगा, फिर ये 2 और ये 2 ख़त्म हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 11 इंटू 7 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करके देखो। स्टूडेंट, यहाँ पर गलती हुआ था, देखो 11 गुना 11 के बाद नीचे 10 आएंगे, 10 गुना 9, तो यहाँ पर 10 और 9 छूट गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर में 10 भी बचेगा हमारा और 9 भी बचेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देखो, तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 34650। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बोला है कि यदि चारों एस एक साथ नहीं आते, तो सबसे पहले हम चारों एस एक साथ आता है तो कितने शब्द बनते हैं, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वो चीज़ हम घटा देंगे इसमें से। ठीक है, अब चारों एस एक साथ लेके देखते हैं, तो MI 2 OS, 4 ठो एस ले लिए, 2 ठो आई है ना, फिर क्या है, P डबल P,
अब चारों एस देख सकते हैं आप, एक ठो ले लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो चारों एस एक साथ है तो इसको एक ही मानेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं यदि चारों एस एक साथ हो तो इन्हें एक अक्षर इस पूरे को एक अक्षर मान लेना है, मानकर 8 अक्षरों को लेकर बने शब्दों की संख्या क्या हो जाएगा उस केस में। तो सबसे पहले देखो इसको पूरे को, तो पहले तो देखो पूरे को एक मान रहे हैं तो कितना अक्षर हो जाएगा, 1 2, और इस पूरे को एक मान रहे हैं 3 4 5 6 7। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, एक छूट रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा छूट रहा है। एम है, आई है, डबल एस, आई 4 ठो है, ठीक है, आई 4 ठो है, दे दो। आई से हमको मतलब नहीं, मेन है हमको एस से मतलब है, ठीक। तो 1 2 3 4 5, और इस पूरे को एक मानना है, 6 7 8। तो क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 8 का फैक्टोरियल, ठीक। उसके बाद देखो इस पूरे को तो हमने एक अक्षर मान लिया है, तो एक का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो एक का फैक्टोरियल लिख के क्या करेंगे, एक का फैक्टोरियल मतलब एक, के को आई है 1 2 3, और इधर 4 आई है तो 4 फैक्टोरियल इनटू, यहाँ पर 2 ठो पी है जो कि रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ एम एगो है तो एक फैक्टोरियल लिख के क्या करेंगे, उसका तो वैल्यू एक ही होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 और गुना 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 2 3 6, सॉल्व कीजिएगा इसको तो लगभग 840 आएगा। कितना आएगा, 840, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाले जो हमारा ये नंबर को ये नंबर से इस नंबर को घटा देंगे, ठीक है। तो अतः तो जो मतलब ऐसा संख्या हमको मिल जाएगा, ऐसा शब्दों की संख्या आ जाएगा जो जिसमें 4 एस नहीं है, ठीक है। अगर इसको इस 840 को घटा देंगे इससे, ठीक है, तो देखेंगे अतः उन शब्दों की संख्या जिसमें चारों एस एक साथ नहीं है, क्या हो जाएगा, कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ पे कितना है, 34650 माइनस 840, कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो 33,810। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। वीडियो को फटाफट लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कह रहा है, यदि दो धनात्मक संख्याओं a तथा b के बीच समांतर मध्य तथा गुणोत्तर मध्य क्रमशः 10 और 8 है। देखो a और b आपके पास दो धनात्मक संख्या है, तो इनके बीच जो समांतर मध्य निकलेगा वो होगा a प्लस b बाई 2, और इनके बीच जो गुणोत्तर मध्य निकलेगा वो हो जाएगा आपका √ab, ठीक। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप प्रश्न के अनुसार देखिएगा, प्रश्न के अनुसार क्या समझ में आएगा, प्रश्न के अनुसार कि ये जो a प्लस बी है बाई 2 वो बराबर आपको दिया हुआ है 10, तो a प्लस बी बराबर 2 इंटू 10, तो a प्लस बी बराबर हो गया आपका 2 10 जा 20। इसको आप समीकरण 1 मान लें, ठीक। उसके बाद
जो आपका रूट ए बी दिया है, यानी इनके बीच क्या दिया हुआ है, समांतर मध्य तो दिया हुआ है आपका 10 दिया हुआ है, a+b/2 बराबर 10, और गुणोत्तर मध्य दिया हुआ है आपका, यानी रूट ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, वो आपका 8 दिया हुआ है। आपको पता है बच्चों कि ये रूट हटेगा और इधर आएगा तो ये स्क्वायर में चढ़ेगा, यानी ए बी बराबर हो गया 8 का स्क्वायर यानी 64। आप क्या करो, b बराबर 64/a लिख सकते आप, इसको आपको इक्वेशन 2 मान लेना है। अब क्या करना है, समीकरण 1 में b का मान रखने पर लिखना है समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण 1 ये वाला है, क्या है, a+b बराबर 20, तो b की जगह क्या रखोगे, 64/a बराबर 20, नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, यहाँ पर हो गया a² + 64 बराबर 20, तो यहाँ हो जाएगा a² + 64 बराबर 20a, तो क्या हो जाएगा हमारा a² - 20a + 64 = 0। इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने तो आई होप आपको आता होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, a² - 16a - 4a + 64 बराबर 0, तो यहाँ पर a कॉमन लेंगे तो a - 16 और यहाँ पर -4 कॉमन लेंगे तो a - 16 बराबर 0। तो यहाँ पर ये जो कॉमन पोर्शन है इसको लिख लेंगे, a - 16 और a - 4 बराबर 0, तो a का 2 वैल्यूज़ आ जाएगा, एक तो 16 आ जाएगा और एक दूसरी वैल्यू आ जाएगा a बराबर 4। अब क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में यानी समीकरण 1 में रख देंगे, सॉरी समीकरण 2 में रख देंगे, तो समीकरण 2 में a का मान रखने पर जब हम समीकरण 2 में a का मान रखेंगे, a का मान, तो यहाँ पर b बराबर है 64/a, तो हम क्या करेंगे, b बराबर 64/a, एक बार रखेंगे हम 16, एक बार रखेंगे b बराबर 64/8, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 16 चौके 64 यानी b बराबर 4, और यहाँ पर b आपका 8, 64/8 यानी कितना हो गया, 64। तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यूज़ निकल गया, जब a बराबर आप 16 रख रहे हो तो b बराबर कितना आ रहा है, 4, और जब a बराबर आप 4 रख रहे हो तो b बराबर 8 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कह रहा है, बिंदुओं 3,4 और -1,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात करें। देखो ये बिंदु A है जिसका आपको निर्देशांक दिया हुआ है 3,4, और ये बिंदु B हमने मान लिया जिसका निर्देशांक -1,2 है। इसको मिलाने पर एक रेखाखंड का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर एक लाइन क्या कर रहा है, इस रेखा को ये लंब गिर रहा है एक तरह से, और कैसा लंब है, समद्विभाजक, मतलब लंब तो है साथ में समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब ये जो लंब गिर रहा है इसको साथ में बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कहीं ना कहीं डी आपका मध्य बिंदु है। तो आपको क्या करना है, ये जो डी पॉइंट यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट्स यानी इसका निर्देशांक निकल जाएगा आराम से। कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है चूंकि डी मध्य बिंदु है, तो डी मध्य बिंदु है ए बी का, तो यहाँ पर कैसे इसका निर्देशांक लगेगा, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो कुछ करना नहीं, 3 ± 1 जोड़ देना है और 2 से डिवाइड दे देना है, फिर 4 + 2 / 2। तो यहाँ पर आपका बीच वाला का निर्देशांक निकल गया 1,3, इजी वे में निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको इस रेखा का, ये जो रेखा L1 हमने यहाँ पर माना, इस रेखा L1 का आपको समीकरण निकालना है, ये जो समद्विभाजक कर रहा है, यानी ये जो लंब गिर रहा है, लंब समद्विभाजक है। तो उसके लिए आपको इस रेखा का स्लोप जानना पड़ेगा, और इस रेखा से ये जो पॉइंट पास हो रहा है, पॉइंट डी,
इस पॉइंट को हमने डी कंसिडर किया, जिसका आपको निर्देशांक 1,3 दिया हुआ है। तो इस रेखा का स्लोप यानी इस रेखा का आपको यहाँ पर ढाल जानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि माना कि L1 की ढाल M1 है, इस रेखा की ढाल को हमने M1 मान लिया, और AB की ढाल, इस रेखा का भी कुछ ढाल होगा, उसको हमने यहाँ पर M2 मान लिया। अब हमने क्या, अब M2 बराबर Y2, M2 मतलब क्या हुआ, AB की ढाल निकाल रहे हैं। तो AB का यहाँ पर A का भी हमारे पास निर्देशांक है और B का भी निर्देशांक है, तो AB का ढाल हम आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग फार्मूला। तो यहाँ पर हमने यानी AB का ढाल मतलब M2 निकाल लिया। कितना निकाला, 1/2। तो यहाँ पर देखा जाए तो रेखा क्या है, आपका लंब गिर रहा है, तो जाहिर सा बात है ये रेखा का जो ढाल होगा और ये रेखा का जो ढाल होगा, रेखा AB और रेखा L1 का जो ढाल का गुणनफल होगा वो बराबर होगा -1 के। कैसे, रेखा L1 क्या है, लंब है AB पर, इसलिए। तो यहाँ पर आराम से हमने M1 निकाली। M1 निकालने का मतलब क्या हुआ कि हमने L1 का, हमने क्या बोला था, अगर आपने इस L1 का स्लोप यानी ढाल निकाल लिया तो आराम से इस रेखा का आप समीकरण भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने रेखा L1 का ढाल हमने यानी M1 निकाल लिया। अब लिखा लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है y-1 बराबर mx - x1। ध्यान रखना, इसका जो रेखा का ढाल है ये हमने क्या माना है, रेखा का ढाल को यानी L1 की ढाल को M1। तो रेखा का ढाल भी निकल गया और ये रेखा से एक बिंदु पास कर रहा है, कौन सा, 1,3। तो यहाँ पर ये हमारा जो 1,3 है ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया। तो यहाँ पर y - y1 की जगह क्या डालें, 3, और x - x1 की जगह यहाँ पर 1 डालें। सॉल्व किए तो यहाँ पर आराम से इस रेखा का इक्वेशन, इस रेखा का समीकरण आराम से निकल गया। ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से बार बार समझो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 और 10 सेम है लगभग। रेखा x - 2y + 3 बराबर 0 पर लंब और बिंदु 1, -2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो मान लो ये रेखा AB है जिसका आपको समीकरण दिया हुआ है x - 2y + 3 बराबर 0। यहाँ पर एक रेखा इस तरह से लंब है और इस रेखा से, ये जो L1 रेखा मान लिया हमने, इस रेखा L1 से एक पॉइंट पास कर रहा है जो कि 1, -2। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो रेखा AB है, इस जिसका हमको समीकरण दिया उसका हम स्लोप यानी ढाल निकाल लेते हैं, ठीक है। ढाल हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब ढाल कैसे निकाला, तो सबसे पहले हमने इसको y बराबर mx + c, जहाँ पर m क्या है, ढाल है, तो इसके फॉर्म में लाने की कोशिश किया। तो यहाँ पर हमने इस फॉर्म में ला दिया। तो कहीं ना कहीं जो x है, ये जो m है, यही हमारा ढाल है, x का साथ जो गुना में है। तो AB का ढाल, इस लाइन का हम ढाल निकाल रहे हैं, तो AB का ढाल निकल गया आपका 1/2। अब क्योंकि यहाँ पर रेखा लंब है तो इसलिए इनका L1 रेखा का जो ढाल है और इन AB रेखा का जो ढाल है उनका जो गुणनफल होगा बराबर होगा -1 के। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से L1 का ढाल भी निकल गया हमारा -2। अब जब L1 का ढाल, हमने बोला कि इस लाइन का, इस रेखा का ढाल भी निकाल लिया और इस रेखा से एक पॉइंट पास हो रहा है जो 1, -2, तो आप इस रेखा का आप समीकरण आराम से निकाल सकते हैं। तो रेखा का समीकरण जिससे बिंदु 1, -2 पास कर रहा है, तो क्या होगा, y - y1 बराबर m यहाँ पर ढाल है, m क्या है, ढाल है, L1, ये जो ढाल हमने L1 का जो ढाल है वही हमारा m के जगह डाल देना है -2। तो उसको पूरा सॉल्व किए तो ये हमारा इस रेखा का समीकरण निकल गया। यहाँ पर y1 की जगह, x1 की जगह 1, y1 की जगह -2। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। दीर्घवृत्त का समीकरण दिया हुआ है, उसके नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता तथा नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले दीर्घवृत्त मतलब समझ लो, दीर्घवृत्त को इंग्लिश में दीर्घवृत्त को एलिप्स कहते हैं। उसके बाद समझ लो नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसी, फोकस का जमा फोसी होता है, ठीक है। उसके बाद ये समझ लो उत्केंद्रता किसको बोलता है, उत्केंद्रता को इंग्लिश में बोलता है इसेंट्रिसिटी, ठीक, इसको ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद समझ लो नाभि लंब जीवा मतलब क्या होता है, नाभि लंब जीवा मतलब लेटस रेक्टम होता है, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। खैर इंग्लिश से आपको मतलब नहीं। सबसे पहले हम क्या किए कि जो दीर्घवृत्त का जो हमारा जनरल फार्मूला होता है x² / a²
प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, ये फार्मूला में इस तरीके से हमने इसको लाने की कोशिश किया। हमने इस 36 को इधर था, इधर लेते आया, पूरे में 36 लेते आया। देखो इस तरीके से 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बाय 36 बराबर इधर कुछ नहीं तो 1। फिर अलग अलग किया तो 4 4 9 9 चौके 36, तो x स्क्वायर बाय 9 और y स्क्वायर बाय 4 बराबर 1। अब हम इसको समीकरण 1 इस तरह से मान सकते हैं, या आगे मान लीजिए समीकरण आगे इसको हम, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्म में तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिए हम। अब लिखते हैं समीकरण 1 की तुलना इस, ये जो हमारा जनरल फॉर्म है इससे हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो यहाँ पर a की जगह क्या आएगा 3 और b की जगह 2। अब देखो यहाँ पर a जो है बड़ा आता है b से, तो उस केस में ये जो हमारा आपका दीर्घवृत्त बनेगा वो x एक्सिस पे बनेगा। तो ये हमारा दीर्घवृत्त जिसको हम लोग एलिप्स बोल रहे हैं, ये इसका आपका सेंटर कहलाता है। सेंटर मतलब केंद्र, और यहाँ से ये आपका फोकस कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी फोकस कहलाता है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो आपका है ये वर्टेक्स कहलाता है, जिसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, तो a,0 हो गया हमारा वर्टेक्स। इधर आपका पता है x निगेटिव होता है, इसलिए -a,0 हुआ। अब ये जो फोकस है, फोकस यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को फोकस, ये जो F1 हो गया और ये F2 हो गया। यहाँ से यहाँ तक को लेंथ आपका C बोलता है, तो यहाँ पर इधर क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -c,0 हो गया और c,0 हो गया। ठीक, यहाँ पर बोला नाभियों के निर्देशांक निकालने। तो नाभियों के निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, नाभियों के निर्देशांक मतलब फोकस का निर्देशांक, और फोकस का निर्देशांक क्या होता है -c,0 और +c,0। तो हम कह सकते हैं कि +-c,0। सबसे पहले c निकालना होगा, तो c निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √a² - b²। तो c यहाँ से निकाल लिया। अब हमारा नाभियों के निर्देशांक भी निकल गया हमारा क्लियर तरीके से। यही हमारा नाभियों के निर्देशांक हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये हमारा नाभि जो है यही आपका फोसी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया +-c की जगह √5 था तो ये निकल गया। अब उत्केंद्रता निकालना है, तो E बराबर फार्मूला होता है c/a। E बराबर उत्केंद्रता को इंग्लिश में इसेंट्रिसिटी कहते हैं, और c बराबर क्या होता है √a² - b²। तो इस तरीके से हमने इसको E निकाली, यानी उत्केंद्रता निकाल लिया। अब बोला नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालने, तो ये फार्मूला होता है b की जगह हमने 2 का स्क्वायर। अब ये हमारा आराम से बन गया। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल 12 तक ही हम रख रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। थोड़ा बहुत आप सभी का सपोर्ट का ज़रूरत है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।